नमस्कार, मैं शालू अग्रवाल आज आपको क्लास 10th की हिंदी की बुक कृतिका के तीसरे पाठ साना साना हाथ जोड़ी की समरी बताऊंगी। इस पाठ की लेखिका मधु कांकरिया जी हैं। यह एक यात्रा वृतांत है। लेखिका जब सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में गई थी तो वहां की खूबसूरती से लेखिका का मन बहुत खुश हो गया। लेखिका ने गैंगटॉक से लेके कटाव तक की यात्रा की थी। वहां जो भी चीजें लेखिका ने देखी, सुनी, समझी, महसूस की, वही लेखिका ने इस पाठ में बताई है। तो पाठ शुरू करते हैं। लेखिका जब रात को गैंगटोक शहर देख रही थी तो वह बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ये शहर हर समय खूबसूरत ही दिखता था, चाहे सुबह हो, चाहे शाम और चाहे रात। ये शहर हर वक्त खूबसूरत ही लगता था और यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती थे। लेखिका को दूर ढलान पर जो आसमान में सितारे दिखाई दे रहे थे, वो एक झालर सी बना रहे थे और उन सितारों की झालर से लेखिका बहुत मोहित हो गई और लेखिका के मुंह से एक सुंदर प्रार्थना निकलने लगी जो उन्होंने आज सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखी थी, जिसके बोल थे साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कोसेली, जिसका अर्थ है कि मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका को यहाँ के लोगों ने ये बताया था कि अगर मौसम साफ हो तो बालकनी से कंचनजंगा की चोटी दिखाई देती है। तो लेखिका की जैसे ही सुबह आंख खुली वो बालकनी में जाकर चोटी देखने लगी, लेकिन मौसम साफ होने के बावजूद चोटी नहीं दिखाई दी क्योंकि हल्के हल्के बादल थे। पर लेखिका को वहां से तरह तरह के फूल दिखाई दिए जिनको देखकर लेखिका खुश हो गई। अब वो यहाँ से 149 किलोमीटर दूर युमथांग यानी घाटियों को देखने के लिए चल पड़ी। तो रास्ते में उनके ड्राइवर जितेन नार्गे उन्हें बताता है कि रास्ते में उन्हें और बहुत तरह के फूल और वादियां देखने को मिलेंगी। तो लेखिका पूछने लगी कि वहां बर्फ देखने को मिलेगी क्या। लेखिका को बर्फ देखने का बहुत शौक था। वहां के लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं, तो उन्हें रास्ते में जगह जगह बौद्ध धर्म के अनुयायियों की लगाई सफेद और रंगीन झंडियां देखने को मिली, जिनको लगाने का कारण लेखिका के ड्राइवर जितेन ने बताया कि सफेद झंडियां किसी बौद्ध धर्म को मानने वाले की जब मृत्यु हो जाती है तब लगाई जाती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए। पर ये शहर से दूर लगाई जाती हैं और रंगीन झंडियां किसी नए काम की शुरुआत करने पर लगाई जाती है। फिर लेखिका ने वो जगह देखी जहां हिंदी फिल्म गाइड की शूटिंग हुई थी। उस जगह का नाम कवि लोंगस्टांग था। फिर लेखिका ने एक स्मारक पत्थर देखा जो कि लेप्चा और भूटिया जातियों का शांति वार्ता स्मारक था। फिर आगे बढ़ते हुए लेखिका ने एक कुटिया के अंदर एक घूमता चक्कर देखा। तो पूछने पर पता चला कि ये प्रेयर व्हील है जिसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका को बड़ी हैरानी हुई। आगे लेखिका जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रही थी तो नीचे के लोग छोटे छोटे दिखाई देने लगे, घर भी छोटे छोटे दिखाई देने लगे और हिमालय और बड़ा दिखाई देने लगा। रास्ते छोटे छोटे और घुमावदार होने लगे। बादलों की घटाएं नीचे आती महसूस होने लगी। बीच बीच में कहीं कहीं फूल खिले थे। लेखिका की जीप कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए हरियाली वाले रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। हिमालय की सुंदरता का सभी यात्रियों पर बहुत असर हुआ। वे मस्त होकर गीत गुनगुनाने लगे, पर लेखिका चुपचाप ये मनमोहक दृश्य देख रही थी। लेखिका जीप की खिड़की से अपना सिर बाहर निकालकर कभी झरने देखती, तो कभी पर्वत देखती, तो कभी तिस्ता नदी को देखती जो कि चांदी की तरह चमक रही थी और सिलीगुड़ी से लगातार उनकी जीप के साथ साथ चल रही थी। लेखिका बहुत खुश थी। वो हिमालय को सलामी देना चाहती थी कि अचानक जीप रुक गई। सामने सेवन सिस्टर फॉल झरना था। सभी लोग झरने की फोटो खींचने लगे, पर लेखिका वहां पर बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने की कल कल करती आवाज को सुनने लगी और लेखिका ने अपना पाँव पानी में डुबोया तो लेखिका का मन परिवर्तित हो गया। लेखिका को लगा जैसे लेखिका के मन से सारी बुराइयां बाहर निकल गई हों। इस प्रकार लेखिका को फील होने लगा। सत्य और सौंदर्य की अनुभूति से लेखिका भावुक हो गई। फिर सब आगे बढ़े तो रास्ते में बड़े ही मनमोहक दृश्य देखने को मिले। कहीं हिमालय की शोभा हरी, कहीं हल्की पीली और कहीं पथरीली दिखाई दे रही थी और कभी इन सब पर बादलों की छाया सी हो जाती। धीरे धीरे बादलों की और धुंध की
छाया हटने लगी तो पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में सामने आने लगे। थोड़ी देर के लिए जीप रुकवा दी गई। प्रकृति के मनोहारी दृश्य को देखते हुए लेखिका को अपना अस्तित्व बहुत ही छोटा लगने लगा। लेखिका को लगा यही प्राकृतिक सौंदर्य ही जीवन का असली आनंद है। लेखिका को लगा कि वो ईश्वर के निकट है और इसी आंतरिक आनंद को महसूस करते हुए वह फिर से वो प्रार्थना गुनगुनाने लगी, साना साना हाथ जोड़ी। इसी आंतरिक आनंद में खोई लेखिका को अचानक पहाड़ी औरतें दिखाई दी, जो कि हथौड़े से पत्थरों को तोड़ तोड़कर रास्ता बनाने का काम कर रही थी। कई औरतों की पीठ पर बच्चे भी थे, तो लेखिका भावुक हो गई। तभी लेखिका को पलामू और गुमला के जंगलों में काम करती औरतें याद आ गई, जो इसी तरह बच्चों को पीठ पर बांधकर काम कर रही थी। लेखिका सोचने लगी कि इन पहाड़ी लोगों का काम बहुत खतरनाक होता है और उसके बदले में इनको बहुत कम दिया जाता है। लेखिका का मन द्रवित हो गया। तभी लेखिका की सहयात्री मनी और जितेन वहां पर आ गए और लेखिका को आगे चलने के लिए कहने लगे। फिर आगे बढ़ने पर लेखिका ने 7-8 साल के स्कूली बच्चों को देखा और जितेन ने बताया कि रोज 3-3.5 किलोमीटर चलकर ये बच्चे स्कूल जाते हैं और शाम को अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ भी बटाते हैं। जितेन ने ये भी बताया कि वो बच्चे जंगल से लकड़ी भी काट कर लाते हैं, पशु भी चराने जाते हैं, पानी भी भर कर लाते हैं। तो लेखिका को एहसास हुआ कि पहाड़ों पर जीवन बहुत कठिन होता है। लेखिका को महसूस हुआ कि मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ी इलाकों में भूख, मौत, दीनता और जिंदा रहने को लेकर संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। रास्ते में कई जगह सावधानी पूर्वक चलने के निर्देश लिखे थे, क्योंकि रास्ते बहुत पतले और खतरनाक होते जा रहे थे। थोड़ा आगे चलने पर लेखिका ने बहुत सारे याक देखे। फिर चाय के बागानों में काम करती सुंदर युवतियों को देखा। युमथांग जाने के लिए रात भर लायुंग की बस्ती में रुकना पड़ा। वहां बड़ी शांति थी। लेखिका सोचने लगी कि हमारी नई पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ करके बहुत बड़ा अपराध किया है। वहां पर लेखिका तिस्ता नदी के किनारे बैठकर एक प्रार्थना करती है और रात को उस छोटे से लकड़ी के हाउस में जितेन और उसकी सहेली मनी और बाकी सब सैलानी मस्ती से नाच करते हैं। सुबह जब लेखिका लायुंग में घूमने निकली तो वहां पर भी बर्फ देखने को नहीं मिली। वहां एक नवयुवक ने लेखिका को बताया कि अगर आपको बर्फ देखनी है तो यहाँ से 500 फीट ऊंचाई पर कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड है, तो आप वहां पर चले जाओ। तो लेखिका ने कटाओ जाने का निश्चय किया। कटाओ जाने का पूरा रास्ता खतरनाक था और रास्ते में धुंध और बारिश भी हो रही थी। जगह जगह सावधानी से गाड़ी चलाने के निर्देश लिखे हुए थे। कटाओ जाते हुए लेखिका को रास्ते में बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिले, जो कि चांदी की तरह चमक रहे थे। शायद रात को ही बर्फ गिरी थी। तभी हल्की हल्की बर्फ बारीक मोतियों की तरह आसमान से गिरने लगी। जितेन मस्ती से गाने लगा। सभी सैलानी जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। यहाँ बर्फ बहुत थी, घुटनों तक पैर बर्फ में धंस रहे थे। सब लोग बर्फ पर लेट रहे थे और फोटो खींच रहे थे और उस वातावरण का आनंद ले रहे थे। लेखिका का भी मन हुआ कि वह बर्फ पर लेटकर आनंद ले, लेकिन लेखिका के पास बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे और कटाओ अभी कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, तो कोई दुकान भी नहीं थी कि वहां से जूते किराए पर लिए जा सकें। लेखिका इस सारे दृश्य को अपने भीतर समा लेना चाहती थी। लेखिका उस वातावरण से इतना प्रभावित हुई कि आध्यात्मिकता से जुड़ गई। लेखिका सोचने लगी कि शायद इतनी सुंदरता के माहौल में रहने के कारण ही हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की थी और जीवन के सत्यों को खोजा था। मनी ने भी इन हिम शिखरों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की, उन्हें माथा नवाया और कहा कि यहीं से सारे एशिया को पानी मिलता है। वहां नजदीक ही चीन की सीमा थी, तो बॉर्डर एरिया था। तो लेखिका फौजियों से मिली और जाना कि कितनी कठिनाई से वो यहाँ रहकर सीमा पर पहरा देते हैं, ताकि आम जनता चैन से रह सके। कड़कड़ाती ठंड में भी ड्यूटी करते फौजियों को देखकर लेखिका भावुक हो गई। कटाओ से अब लेखिका का युमथांग के लिए सफर शुरू हुआ। रास्ते में प्रियोता और रोडेंड्रो के फूलों को देखा। युमथांग कटाओ जितना सुंदर नहीं था। तब लेखिका को एहसास हुआ कि मंजिल से ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। वहां लेखिका एक सिक्किमी युवती से मिली। वह अपने आप को सिक्किमी ना बताकर इंडियन बताती है, तो लेखिका को अच्छा लगता है। लेखिका को अच्छा लगा कि लोग अपने आप को राज्य तक सीमित नहीं समझते। लौटते वक्त रास्ते में लेखिका ने पहाड़ी कुत्तों को देखा। फिर थोड़ा आगे चलने पर जितेन ने बताया कि यहाँ पर एक पत्थर पर गुरु नानक देव जी के फुटप्रिंट्स हैं और एक बार गुरु नानक देव जी की थाली से यहाँ पर
जो है चावल छिटक कर गिर गए थे। तब से यहाँ पर चावल की खेती होती है। फिर आगे खेदुम नाम का एक ऐसा क्षेत्र दिखाया जो कि 1 किलोमीटर तक फैला हुआ था और ये माना जाता था कि यहाँ पर देवी देवताओं का निवास है। और यह भी बताया कि यहाँ जो आदमी गंदगी फैलाता है वो मर जाता है। फिर जितेन ने यह बताया कि यहाँ के लोग नदी, पहाड़ और झरनों की पूजा करते हैं। नार्गे ने बताया कि युमथांग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। भारतीय आर्मी कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर ही इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया और नए नए रास्तों को खोजा गया और आज भी नए रास्तों की खोज जारी है। तो लेखिका सोचने लगती है कि शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है और जीप आगे बढ़ने लगती है। और इसी के साथ ही ये चैप्टर भी खत्म होता है। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ। धन्यवाद।